हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला। और आज हम लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे फॉर द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो होपफुली बेटा आप रिवाइज करके आए होगे, और अगर नहीं भी करके आए तो थोड़ा सा मैम रिवाइज करवाती हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को अगर आप तोड़ोगे बेटा आपको एक वर्ड मिलता है जेनेसिस, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन, और आगे वर्ड लगा हुआ है माइक्रोस्पोर। दैट मीन्स किसका फॉर्मेशन? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। स्पोर हमेशा बेटा मियोसिस के बाद बनता है। यहाँ पर माइक्रो वर्ड लगा हुआ है, दैट मीन्स ये स्पोर किससे रिलेटेड है? मेल से रिलेटेड है। और आपको कल भी बताया था बच्चों क्या कि 11th क्लास के एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि स्पोर जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म गेमिटोफाइट। पता है ना, स्पोर जर्मिनेट करेंगे टू फॉर्म गेमिटोफाइट। अगर आगे वर्ड माइक्रो लगा होगा दैट मीन्स वो आगे जाकर के मेल गेमिटोफाइट बनाने वाला है, और अगर उस स्पोर के आगे मेगा लगा होगा तो आपको पता होना चाहिए बनेगा तो गेमिटोफाइट ही, क्योंकि स्पोर गेमिटोफाइट ही बनाता है। बट यहां पर अब कैसा गेमिटोफाइट बनेगा? फीमेल गेमिटोफाइट। तो अभी हम सिर्फ मेल पार्ट पढ़ रहे हैं, जब मेल पार्ट पढ़ लेंगे तब हम फीमेल पार्ट की बात करेंगे, है ना। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे ये स्पोर बन रहा है। स्पोर हमेशा अपनी मदर सेल से बनता है ना। तो अगर स्पोर की मम्मी के बारे में पूछा जाए तो कौन होगी? वो स्पोर मदर सेल होगी। माइक्रोस्पोर की मदर सेल कौन होगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम पोलन मदर सेल भी बोलते हैं, है ना। कहां पर है ये सेल? ये सेल सब कुछ बेटा एंथर के अंदर है। एंथर के पास स्पोरेंजियम होता है बेटा, उस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं। वो सेल के पास एबिलिटी है कि वो मदर सेल की तरह एक्ट कर सकती है। तो वो स्पोरोजिनस सेल सब कुछ बनाया था बेटा हमने कल। ये एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है स्पोरोजिनस सेल्स, और यही स्पोरोजिनस सेल्स किसकी तरह बिहेव करती हैं? स्पोर मदर सेल, या आप कह सकते हो पोलन मदर सेल। इसी के अंदर क्या होता था बेटा? मियोसिस। और मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। कौन सा स्पोर? माइक्रोस्पोर, है ना। यही पढ़ा था ना हमने, ठीक है। हमने पढ़ा था कि 4 एंथर की वॉल लेयर्स होती हैं, जिसमें से बाहर के 3 का मेन फंक्शन प्रोटेक्शन है और डेहिसेंस भी है। डेहिसेंस में कौन इन्वॉल्व होता है बेटा? जनरली एंडोथीशियम, ठीक है। एंडोथीशियम का काम होता है डेहिसेंस करवाना, एंथर को बस्ट करवाना, क्योंकि बेटा अंदर जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे वही आगे जाकर के पॉलन ग्रेन बनाने वाले हैं। तो एंथर जब फटेगा तो पॉलन ग्रेन सारा का सारा बाहर आ जाएगा, है ना। और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आप ये देखो, ये कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां से बनता है बेटा? एक स्पोरोजिनस सेल्स। मैंने आपको एनसीईआरटी रीडिंग कराई थी बेटा, वहां पर लिखा हुआ था कि हर स्पोरोजिनस सेल्स के पास एबिलिटी होती है वो एक पोटेंशियल पॉलन आगे जाकर के बना सकता है ना। तो एक स्पोरोजिनस सेल्स दे बिहेव एज एक मदर सेल, ठीक है। ये स्पोरोजिनस सेल्स है, ये एंथर का पार्ट है। एंथर एक फ्लावर का पार्ट है। अभी कोई डिवीजन थोड़ी हुआ है, डिवीजन अब होने वाला है। डिवीजन से पहले की बात हम कर रहे हैं। तो अगर फ्लावर स्पोरोफिटिक पार्ट है बेटा, और स्पोरोफिटिक प्लांट डिप्लॉयड होते हैं, तो एंथर भी क्या है? डिप्लॉयड है। ये सेल्स भी क्या है? डिप्लॉयड है, ठीक है। इसने एक्ट किया एज अ मदर सेल, ये मदर सेल भी क्या होती है बेटा? डिप्लॉयड है। अब मदर सेल विल एक्ट एज मियोसाइट, क्योंकि इसमें मियोसिस होने वाली है ना। इसके पहले लेक्चर में, पहले चैप्टर में बताया था ना कि मियोसाइट वो जगह होती है बेटा जहां पर मियोसिस होती है, क्योंकि मदर सेल में अब मियोसिस होने वाली है। दैट इज वाई इसको हम मियोसाइट बोलते हैं। तभी कहा था, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो बच्चे कह रहे थे कि बेकार हो गया, नॉलेज बेकार नहीं जाती है ना। देखो उस चैप्टर की नॉलेज को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सो मियोसाइट क्या होता है? मियोसाइट वो जगह है, साइट का मतलब क्या होता है बेटा? सेल। तो जिस सेल में मियोसिस हो उसको हम मियोसाइट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पिछले चैप्टर में लिखवाई हुई है। तो एमएमसी में मियोसिस होता है तो बनता है हमारा, हमेशा आपको 11th क्लास से पढ़ाया हुआ है, बहुत बेसिक चीज है बेटा। एक मियोसिस 4 सेल्स बनाती है। तो आप देखो 1 2 3 4, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर्स यू कैन सी? यू कैन सी इट कंटेन 4 माइक्रोस्पोर्स। हाउ मेनी? 4 माइक्रोस्पोर्स। बट क्योंकि बेटा सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स आपस में जुड़े पड़े हैं,
क्लस्टर के फॉर्म में है, झुंड के फॉर्म में है, चारों के चारों एक साथ हैं, इसीलिए वर्ड क्या लगा हुआ है, टेट्राड। ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर का क्लस्टर है, हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अगर आपसे पूछा जाए बेटा टेट्राड कितने बन रहे हैं, तो टेट्राड एक ही बन रहा है, और उस टेट्राड में सेल्स कितने हैं, तो उस टेट्राड में 4 सेल्स है। किसके सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर्स के सेल्स है। अब क्योंकि यही माइक्रोस्पोर आगे जाकर के पॉलन बनाने वाला है बेटा, इसको हम पॉलन टेट्राड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन टेट्राड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा, हिंदी में लिख रहे हैं बेटा, कितनी मियोसिस चाहिए, कितनी मियोसिस चाहिए एक पॉलन टेट्राड या एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, बताओ भाई, आंसर दो। एक पॉलन टेट्राड बनाने के लिए कितनी मियोसिस लगी, आंसर वुड बी 1। क्या आंसर होगा बेटा, 1। नोट करो, दिख रहा है आपको, है ना। वो अलग बात है, ये मियोसिस कंप्लीट मियोसिस 1 और 2 में होती है, बट उसको माना तो एक ही मियोसिस जाएगा ना। अब क्या होता है बेटा, ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं ऑल आर फंक्शनल, है ना। तो ये सारे के सारे डेवलप करते हैं, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग डिहाइड्रेट होता है एंथर, मैच्योरिटी के टाइम सारे अलग अलग हो जाते हैं, और ऑल डेवलप्स टू फॉर्म पॉलन ग्रेन्स। तो अगर एक माइक्रोस्पोर एक पॉलन ग्रेन बना रहा है बेटा, तो 4 माइक्रोस्पोर टोटल बन रहे हैं ना, 4 माइक्रोस्पोर डेवलप्स टू फॉर्म 4 पॉलन ग्रेन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितनी मियोसिस लगेगी या चाहिए टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर, या पूछा जा सकता है टू फॉर्म 4 पॉलन ग्रेन्स, तो आप खुद देखो, बताओ भैया, एक मियोसिस एक पॉलन टेट्राड बना रही है, या आप कह सकते हो एक मियोसिस 4 माइक्रोस्पोर बना रही है, और ये 4 माइक्रोस्पोर्स आगे जाके कितने पॉलन ग्रेन बना रहे हैं, 4 पॉलन ग्रेन। चाहे 4 पॉलन ग्रेन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आए या 4 माइक्रोस्पोर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आए, बेटा मियोसिस तो सिर्फ यहीं चल रही है, इसके बाद कहीं मियोसिस चली नहीं। सो आंसर वुड बी, आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो इसको ना एक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, एक फॉर्मूला भी होता है बेटा, सीयूटी में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म x नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स और x नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर। किसी के लिए भी पूछे फॉर्मूला सेम है, क्योंकि माइक्रोस्पोर क्या है बेटा, आगे जाके पॉलन ग्रेन ही तो बनाने वाले हैं। फॉर्मूला होगा बेटा x/4 का। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मियोसिस, कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मियोसिस टू फॉर्म 100 पॉलन ग्रेन, टू फॉर्म कितना पॉलन ग्रेन बेटा, 100 पॉलन ग्रेन। तो यहां पर x क्या है बेटा, 100, ठीक है। अगर एक मियोसिस से 4 पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, इतनी मैथ्स बेटा बच्चों ने पड़ी हुई है, तो 100 बनाने के लिए कितनी मियोसिस लगेगी, 100/4, दैट वुड बी 25 मियोसिस कराओ और 100 पॉलन ग्रेन बनाओ, ठीक है, क्योंकि एक मियोसिस से 4 बन जाते हैं। तो ये थोड़ा पिछले क्लास का था, पिछले क्लास को थोड़ा हमने अप्लाई किया, थोड़ा फॉर्मूला लिखा, थोड़ी बेसिक से क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन है क्या, व्हाट इज दिस पॉलन ग्रेन, इसको पढ़ना है हमें डिटेल में आज के लेक्चर प्लानर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आ जाओ। सो आज देख लो बेटा, आज का गोल क्या है, हमने तो अभी पिछले क्लास का रिवाइज किया है, आज का गोल देखो क्या है। द गोल इज टू डिस्कस अबाउट पॉलन, पॉलन के एलर्जी, पॉलन के बैंक्स,
मतलब बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो हमारी एनसीईआरटी पॉलन के रिस्पेक्ट में लेती है वो पढ़ना है। हमारा पॉलन ग्रेन मेल गेमिटोफाइट है वो डेवलप कैसे करता है, और हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पिस्टल के बारे में, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद अ वेरी गुड नोट, ठीक है। एंड द नोट इज एनीवन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग, सो दैट इज द रीजन। और किसने लिखा कहा था ये बात, ये भी आपको दिख रहा है। सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से ट्राई यार, ट्राई, ठीक है। जैसे बचपन में बच्चे बेटा गिरते हैं तभी तो चलना सीखते हैं, तो सबको पता है और इस सबके साथ ऐसा हुआ भी होगा। सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज मोटिवेट यू, या ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करने से मत घबराओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बेटा, नहीं आएगा, बट उसमें कुछ तो सीखोगे तुम। जब तुम आप चीजों को सीख रहे हो, ठीक है, अगर ट्राई कर रहे हो, अटेम्प्ट मार रहे हो, कुछ तो लर्निंग हो रही है, डेफिनेटली है ना, लर्निंग तो हो रही होगी। सो बेटा ट्राई करो, हाथ पैर मारो, और उस हाथ पैर मारने के दौरान तुमसे पहले क्वेश्चन नहीं लग रहा है, लेकिन तुम उस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे होगे, अपने नोट्स को दोबारा देख रहे होगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए और ट्राई करते रहना है हमेशा, और मेहनत तो आपको पता है करनी ही है, ठीक है। और मैम जब क्वेश्चंस करेंगी तो चुपचाप पेन से लेकर के बैठ नहीं जाना है, आपको मैडम के साथ ट्राई करना है और सही आंसर देना है, ठीक है। यस, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सबसे पहला टॉपिक, दैट इज पॉलन ग्रेन। सो पॉलन ग्रेन कहां से डेवलप हो रहा है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर मियोसिस का रिजल्ट है बेटा, तो आपको पता है माइक्रोस्पोर क्या होगा, हैप्लॉइड। माइक्रोस्पोर टेट्राड भी हैप्लॉइड, पॉलन टेट्राड भी हैप्लॉइड। जो भी चीज बेटा मियोसिस के बाद बनेगी वो सारी चीजें क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी। तो पॉलन ग्रेन भी फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, तो ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या दर्शाता है बेटा, व्हाट इट इज, इट रिप्रेजेंट्स, जैसे एंड्रोशियम को हम बोलते हैं ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। सिमिलरली पॉलन ग्रेन क्या है बेटा, इट रिप्रेजेंट्स मेल गेमिटोफाइट। अच्छा, बच्चों को लगता है ना गेमिटोफाइट का मतलब गेमीट होता है, नहीं बेटा, गेमिटोफाइट एक अलग बॉडी है, गेमीट एक अलग बॉडी होता है, ठीक है। गेमिटोफाइट वो बॉडी है जो गेमीट बनाएगी, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन इज द मेल गेमिटोफाइट, तो ये कौन सा गेमीट बनाएगा बेटा, मेल गेमीट बनाएगा, ठीक है। इसकी साइज जनरली वी से इट इज स्फेरिकल इन शेप, generally we say it is spherical in shape, ठीक है। और इसकी साइज लिखी हुई है एनसीईआरटी में बेटा 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायोमीटर। शुरू में एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, बाद में बेटा जब डिवीजन होता है तो और 2 सेल्स बनती हैं, ठीक है। और शुरू में लेकिन जब ये तुरंत तैयार हुआ है तो एक ही न्यूक्लियस है, तो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये किसके बारे में हम बता रहे हैं बेटा, हम बता रहे हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। और इसकी वॉल होती है, और इसकी वॉल को हम क्या कहते हैं, इसकी वॉल को हम कहते हैं बेटा स्पोरोडर्म। क्या कहते हैं बेटा, स्पोरोडर्म, ठीक है। सो ये हमारे किसके बारे में बेटा, मेल गेमिटोफाइट, जो कि कहां से बना है, वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है बच्चों। ओके ओके, नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द वॉल्स ऑफ पॉलन ग्रेन। तो आपको पता है वॉल को हम क्या कहते हैं, स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म होती है बेटा 2 लेयर्स की बनी हुई, ठीक है। आउटर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्साइन, क्या कहते हैं, एक्साइन। और अंदर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं इंटाइन, ठीक है। आउटर वाले को कहते हैं एक्साइन, अंदर वाले को कहते हैं इंटाइन। आ जाओ अब इसका डायग्राम बनाते हैं। सो ये कैसा दिखता है बेटा, ये 2 लेयर स्ट्रक्चर होता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। अंदर एक न्यूक्लियस दिखाई देगा आपको और इसका साइटोप्लाज्म, और बाहर कुछ ऐसा सा आउटर स्ट्रक्चर होता है जो कि आप देख सकते हो कंटिन्यूअस नहीं है। वाई? बिकॉज यहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा स्पोर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉरी स्पोर्स नहीं, पोर्स। आप देख सकते हो ये क्या बनाया बेटा हमने, ये हमने बनाया है मेल गेमिटोफाइट का स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है क्योंकि मियोसिस का रिजल्ट है।
सबसे बाहर वाली लेयर क्या है बेटा? एक्साइन कहलाती है, द आउटर मोस्ट। और जो अंदर वाली लेयर है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं इंटाइन। इंटाइन आप देख सकते हो कंटिन्यूअस है, बट एक्साइन कंटिन्यूअस नहीं होती ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जर्म पोर। ठीक है, सबका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं किसकी बेटा? एक्साइन की। ठीक है, किसकी हेडिंग देंगे हम सबसे पहले? एक्साइन की। सो व्हाट इज एक्साइन? एज यू नो एक्साइन इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, सो लेट्स राइट इट, बिकॉज सब्जेक्टिव के लिए तो बेटा आपको लिखना जरूरी है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद आपको क्या पता है? इट इज नॉट कंटिन्यूअस। Why it is not continuous? ये भी लिखोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जर्म पोर। बेटा जैसे मैंने अपने डायग्राम में 3 बनाया शायद जर्म को। जर्म पोर का नंबर भी वेरी करता है, डिपेंड करता है प्लांट मोनोकॉट है या डाइकॉट। ठीक है, तो इसका नंबर भी फिक्स नहीं है, वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म इट इज, डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट इट इज। सो जर्म पोर कहाँ पे प्रेजेंट होता है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए? तो बाहर वाली लेयर जिसको हम एक्साइन बोलते हैं। है क्यों प्रेजेंट? काम क्या है? तो आपको पता है बेटा पॉलन ग्रेन आगे जाकर के जर्मिनेट करता है। ये पॉलन ग्रेन आगे जाकर के ट्यूब बनाएगा, उस ट्यूब को बोलते हैं पॉलन ट्यूब। पढ़ने वालों पढ़ोगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब कहाँ से निकलेगा बेटा? जहां से छेद है। छेद कहाँ से? जर्म पोर से। तो जर्म पोर क्या करता है? इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट किसका बना होता है बेटा एक्साइन? एक्साइन बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन। देखो एक्साइन और एंटाइन क्या है बेटा? एक्साइन और एंटाइन पॉलन ग्रेन की वॉल्स हैं। इन वॉल्स को टुगेदर हम स्पोरोडर्म बोलते हैं। जो बाहर वाली वॉल लेयर होती है उसका नाम एक्साइन है। और एक्साइन किस केमिकल का बना है? उस केमिकल का नाम है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन के रिगार्डिंग एनसीईआरटी कुछ लाइंस लिखती है, वो लिखते हैं इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ना तो बेटा इसको ज्यादा टेम्परेचर में कुछ करा सकते हो तुम, डिग्रेड नहीं होती ये। इट कैन विस्टैंड हाई टेम्परेचर, इट कैन विस्टैंड स्ट्रॉन्ग एसिड को भी झेल लेती है, स्ट्रॉन्ग एल्कली को भी झेल लेती है, स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर हाई टेम्परेचर को भी झेल लेती है। ये डिग्रेड नहीं होती। तो डिग्रेड नहीं हो रही तो फायदा क्या मिलेगा? ये फायदा देती हैं पॉलन ग्रेन्स को। जैसे सेलिब्रिटीज लोग अपने बम्पर्स, बॉडीगार्ड्स होते हैं ना बेटा, ठीक है, बम्पर कह नहीं सॉरी बाउंसर्स है ना, तो क्यों रहते हैं उनके साथ? टू प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन, है ना। तो इनके पास बेटा इनको बाउंसर की जरूरत नहीं है, इनके पास नेचुरली एक केमिकल प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन के पास जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन, है ना। तो इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। व्हाई इट इज सेड टू बी सो? क्यों ऐसा बोला जा रहा है? बिकॉज इट कैन विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग बेस, strong acid and high temperatures. ठीक है, आगे therefore it provide protection किसको? pollen grain को। it provide protection to pollen grain। और क्योंकि बेटा ये डिग्रेड नहीं हो रहा ना, तो तुम pollen grain को फिर प्रिजर्व करके रख सकते हो फॉसिल्स के फॉर्म में, and can be used, ऐसे लिखो, therefore pollen grain can be used for fossilization। ठीक है, फॉसिल्स बेटा आपको पता होगा, टेक्सोनॉमी स्टडी करनी होती है, क्लासिफिकेशन में करनी होती है, तो फॉसिल रिकॉर्ड्स की मदद ली जाती है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स को भी तोड़ा नहीं जा सकता, डिग्रेड नहीं किया जा सकता इजिली। सो दैट इज वाई इनको फॉसिलाइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है, फॉसिलाइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है। और स्पोरोपोलिनिन की वजह से क्या इनको मदद मिलती है? प्रोटेक्शन। तो स्पोरोपोलिन का फायदा मिलेगा तो बोलोगे प्रोटेक्शन काम होता है और फॉसिलाइजेशन काम होता है। ठीक है, और क्या है? जो एक्साइन होते हैं ना बेटा,
Number 4 point we are going to write. Exine exhibits different patterns and designs. ठीक है, ये देखो, आप खुद देखो, ये सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स हैं. क्या सारे के सारे आपको सेम दिख रहे हैं? कितने सुंदर से लग रहे हैं, जैसे कोई कैंडी हो, है ना? यस, तो आप खुद देख सकते हो कि कितने डिफरेंट टाइप डिजाइन, ठीक है, कितना डिफरेंट डिजाइन है, शेप है, सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है. इसका देखो बाहर का ऐसा बॉल जैसा दिख रहा है, इसका कैसा स्पाइनी सा है, इसका कैसा सा स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो आप देख सकते हो डिफरेंट प्रकार के पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं. ठीक है, इनका बाहरी रूप अलग अलग होता है. तो ये कौन प्रोवाइड करता है इनको बेटा? इनको एक्साइन प्रोवाइड करता है. एक्साइन प्रोवाइड्स डिफरेंट पैटर्न एंड डिजाइन. और इन पैटर्न और डिजाइन को देख करके बेटा आप इनकी मदद ले सकते हो क्लासिफिकेशन में. ठीक है, और क्लासिफिकेशन के साइंस को क्या बोलते हैं बेटा? टेक्सोनॉमी. ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी मदद कहां ले सकते हो? दिस कैन बी यूज्ड फॉर टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस. लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा होगा ना टेक्सोनॉमी क्या होती है बेटा? टेक्सोनॉमी वो साइंस है जो क्लासिफिकेशन के साथ डील करती है. आज जो आप जिसको आप एल्गी बोल पा रहे हो, जिसको प्लांट बोल पा रहे हो, ब्रायो बोल पा रहे हो, किसी को एनिमल बोल पा रहे हो, हमें ह्यूमंस बोल पा रहे हो, हम सब क्लासिफिकेशन का तो रिजल्ट है बेटा. ठीक है, तो उसी तरीके से उनको देख करके आप क्लासिफिकेशन की में मदद हो सकती है. दैट इज वाई इसको बोलते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस का है, इसकी इंपॉर्टेंस का है टेक्सोनॉमी स्टडी में. ठीक है, ये हो गया हमारा पहला लेयर, दैट इज एक्साइन. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दूसरे लेयर के बारे में, दैट इज इंटाइन. ठीक है, दैट इज इंटाइन. तो इंटाइन क्या होता है बेटा? इंटाइन इज द इनर मोस्ट लेयर. वो आउटर था, ये इनर लेयर है. वो नॉट कंटिन्यूअस था बट ये कंटिन्यूअस है. ठीक है, और ये किसकी बनी होती है बेटा? इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज. तो इसको हम साथ में क्या बोल देते हैं बेटा? पेक्टोसेल्यूलोज. क्या बोल देते हैं बेटा? पेक्टोसेल्यूलोज. तो ये दो लेयर्स होती है हमारी पॉलन ग्रेन की. बोर्ड में आए फटाफट डायग्राम बनाओगे, इनके बारे में लिख दोगे. नाउ वी विल सी बेटा, नाउ वी विल सी कि किस तरीके से ये पॉलन ग्रेन आगे जाकर के डेवलप करेंगे टू फॉर्म मेल गेमीज. बिकॉज वी नो दैट दे आर मेल गेमेटोफाइट, देन डेफिनेटली दे नीड टू फॉर्म द मेल गेमीज, तभी तो ये प्रूफ होगा, है ना? तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, या आप कह सकते हो डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट. और ये डेवलपमेंट क्यों हो रही है? गेमीज को बनने के लिए, गेमीज का प्रोसेसिंग हो सके, बन सके, फॉर्मेशन हो सके. ठीक है, दैट इज द सिग्निफिकेंस. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था बेटा? हमने अभी तक पढ़ा था, अगर मैं आपको फिर से एक छोटा सा ब्रीफ दूं, तो हमने पढ़ा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल था. जब तक आपके दिमाग में घुस नहीं जाएगा ना, मैम आपको रिवाइज कराते रहेंगी. सो माइक्रोस्पोर मदर सेल था. माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या चली बेटा? मियोसिस चली. मियोसिस चलने के बाद 4 सेल्स बनी जो आपस में चिपकी पड़ी थी. उन सेल्स को हमने, क्योंकि चिपकी पड़ी थी, इनको क्या बोला? टेट्राड. फिर ये जो चिपकी पड़ी हुई सेल्स थी बेटा, ये क्या हो जाती हैं? अलग अलग हो जाती हैं. ठीक है, और अलग अलग होने के बाद हर सेल क्या कहलाती है? ये हर सेल माइक्रोस्पोर कहलाती है. तो कितने माइक्रोस्पोर हैं बेटा? 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, है ना? अगर मैं एक माइक्रोस्पोर लेकर के बताऊं तो ये माइक्रोस्पोर डेवलप करता है टू फॉर्म व्हाट? पॉलन ग्रेन. और पॉलन ग्रेन हमारा दिखाई कैसे देता है? इस तरीके से. ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म, ये इसका एक्साइन, और ये इसका इंटाइन. ये तो बेटा मैंने एक पॉलन ग्रेन दिखाया है जो इस माइक्रोस्पोर से बन रहा है. ये भी आगे जाके क्या बनाने वाला है? पॉलन ग्रेन. ये भी पॉलन ग्रेन, ये भी पॉलन ग्रेन. तो एक ही बार एक मियोसिस से तुम्हें 4 पॉलन ग्रेन मिल जाते हैं. ठीक है, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब आपको समझ में आ चुका है. अब हम इस पॉलन ग्रेन का फर्दर डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं. दे विल डेवलप फर्दर डेवलपमेंट विल टेक प्लेस
किस चीज के लिए? टू फॉर्म मेल गैमीट्स, टू फॉर्म मेल गैमीट्स। ओके, आ जाओ नेक्स्ट, कैसे होगा फर्दर डेवलपमेंट? तो ये हमारा पॉलन ग्रेन है, ठीक है, और ये हमारे पॉलन ग्रेन की बाहर की लेयर है। दिस इज एक्साइन, दिस इज एंटाइन, और अभी इसके पास एज यू कैन सी देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस, और इसके पास ये है साइटोप्लाज्म। सबसे पहले क्या होता है बेटा? सबसे पहले जो चलती है दैट इज माइटोसिस। कैसी माइटोसिस चलती है बेटा? वो माइटोसिस हम बोलते हैं एसिमेट्रिक माइटोसिस। एसिमेट्रिक मतलब जो सिमिलर नहीं बन रही, मतलब जो सेल्स बनती है ना वो सिमिलर नहीं बनती है बेटा, क्योंकि जो डिवीजन होता है वो एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। अब होगा क्या? दो सेल्स बनेंगी, ठीक है, दो सेल्स बनेंगी पॉलन ग्रेन के अंदर। ये हमारा एंटाइन बना लिया, ये आप एक्साइन बना लो, यह जर्म पोर हो गया, ठीक है, यहाँ भी जर्म पोर हो गया। होता क्या है? दो सेल्स बनती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। और ये बड़ी छोटी सेल्स क्यों बन रही है बेटा? क्योंकि डिवीजन एसिमेट्रिक हुई है। एसिमेट्रिक मतलब सिमिलर नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से एक बड़ी सेल बनती है और एक छोटी सेल बनती है। तो ये जो बड़ी सेल बनती है ना, उस बड़ी सेल का जो न्यूक्लियस होता है, दूसरे कलर से दिखाते हैं, ग्रीन, ठीक है, बड़ी सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना वो कैसा होता है? इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस, इर्रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। और जो छोटी सेल बनती है, जो बड़ी सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही होती, जैसे ये बड़ी सेल क्या है बेटा? ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, बड़ी सेल जो बनती है उसका नाम होता है वेजिटेटिव सेल। ये सबसे बड़ी है और इसके साइटोप्लाज्म में, ये इसका साइटोप्लाज्म है, इसी के साइटोप्लाज्म में बेटा एक छोटी सी सेल फ्लोट कर रही होती है। उस छोटी सी सेल का शेप देख सकते हो, स्पिंडल शेप, इसको हम क्या बोलेंगे? जेनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे बेटा? जेनरेटिव सेल। तो अब आप खुद देख सकते हो बेटा, एसिमेट्रिक डिवीजन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यू गेट टू सी वन लार्जर सेल एंड यू गेट टू सी वन स्मॉलर सेल। ये इतनी सी सेल बनी है, बाकी सारी जगह किसकी बेटा? वेजिटेटिव सेल है। दैट इज व्हाई दिस डिवीजन इज सेड टू बी एसिमेट्रिक। एनसीईआरटी ना बॉर्डर दिखा देती है, बट एक्चुअली में एनसीईआरटी ऐसा लिखती है कि जनरेटिव सेल इतनी दूसरी है कि वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही होती, तो वैसा ही बनाते हैं ना, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ? ये जो पॉलन ग्रेन था वो अभी मैच्योर नहीं था, ये इमेच्योर पॉलन ग्रेन था, है ना, क्योंकि इसमें अभी कुछ सेल्स वगैरह नहीं बने थे। अब ये देखो, पॉलन ग्रेन ने जब डिवाइड कर दिया तो अब एक सेल से कितने सेल बन गए? दो सेल। तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? टू सेल्ड पॉलन ग्रेन। अभी मैच्योर हो गया है पॉलन ग्रेन, टू सेल्ड पॉलन ग्रेन। बट आपको ये भी तो पता है बेटा, पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। बट क्या इसने गैमीट बना लिया? गैमीट तो बना नहीं बेटा। तो गैमीट क्योंकि नहीं बना है, गैमेटोफाइट के रिस्पेक्ट में अभी भी इमेच्योर है, तो इसको क्या बोला जाता है? इमेच्योर गैमेटोफाइट, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। क्योंकि बेटा गैमेटोफाइट का मतलब है गैमीट बनाए, इस स्टेज के आने तक भी गैमीट्स नहीं बन पाया, दैट इज व्हाई दिस स्टेज, दिस पॉलन ग्रेन इज इमेच्योर गैमेटोफाइट, ठीक है। वैसे वो मैच्योर हो चुका है, पॉलन ग्रेन के रिस्पेक्ट में मैच्योर है, बट गैमेटोफाइट के रिस्पेक्ट में मैच्योर नहीं है। फिर क्या होगा? फिर होता है डिवीजन। अगेन व्हाट विल हैपन? एसिमेट्रिक डिवीजन विल टेक प्लेस। बट अब कहां होगी? अब जो दूसरी माइटोटिक डिवीजन होती है बेटा, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन takes place in generative cell, and generative cell divides, कौन सा डिवीजन शो करते हैं? माइटोटिकली, मतलब माइटोसिस के थ्रू, टू फॉर्म
हाउ मेनी मेल गैमीट्स? 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, ये रहा हमारा पॉलन ग्रेन। हुआ क्या था, ये बाहर की लेयर है, ठीक है, दिस इज एक्साइन। अच्छा हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, दोबारा नहीं लिखते। हुआ क्या था, अंदर एक इरेगुलर शेप न्यूक्लियस वाली सेल थी जिसको हमने कहा था वेजिटेटिव सेल है। तो वेजिटेटिव सेल तो वैसे की वैसे ही रहेगी। डिवीजन क्या हुआ जनरेटिव सेल में, जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 इरेगुलर शेप्ड क्या बना लेती है बेटा, मेल गैमीट। ये क्या है, 2 मेल गैमीट्स। शेप देख सकते हो कैसा है, इरेगुलर एमीबॉइड शेप है, ठीक है। अब आप देख सकते हो एक पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स बन गए। कितने बने, 2 गैमीट्स बने। तो अब जाकर के सिद्ध होता है उसका असली नाम, कौन सा नाम, गैमीटोफाइट वाला। अब जाके प्रूफ हुआ है। तो जो उनका नाम दिया था वो उन्होंने काम कर लिया। तो अब इसको क्या कहोगे, अब इसको कहोगे मैच्योर मेल गैमीटोफाइट। अब जाकर के गैमीटोफाइट का असली काम इन्होंने किया है, तो मैच्योर मेल गैमीटोफाइट। और पॉलन ग्रेन की कितनी सेल हो गई, एक वेजिटेटिव सेल वाली, एक ये सेल हो गई, एक ये सेल हो गई। तो स्टेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन कब बन रहा है, तो 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन 2 माइटोसिस के बाद बन रहा है। तो आप देखो, एक माइटोसिस यहां चल रही है और दूसरी माइटोटिक डिवीजन यहां चल रही है, तब जाकर के बेटा 2 मेल गैमीट्स बन रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए एक पॉलन ग्रेन कितना मेल गैमीट बना रहा है, एक पॉलन ग्रेन बेटा 2 मेल गैमीट बना सकता है, ठीक है। यहां आओ देखो, यहां पर एक पॉलन ग्रेन आगे डेवलप करेगा कितना मेल गैमीट बनाने के लिए, 2 मेल गैमीट बनाने के लिए, है ना। तो अगर एक बार में बेटा आप खुद देखो, ये भी पॉलन ग्रेन बनाएगा, ये भी पॉलन ग्रेन बनाएगा और ये भी पॉलन ग्रेन बनाएगा। अगर एक पॉलन ग्रेन 2 मेल गैमीट्स बना सकते हैं तो 4 पॉलन ग्रेन कितना बनाएंगे बेटा, 8 मेल गैमीट्स। इतनी गणित तो आती है ना। तो आप खुद देख सकते हो बेटा, एक ही बार में एक ही मियोसिस से आपको कितने गैमीट्स बन जा रहे हैं, 8 गैमीट्स। तो इसका भी एक फॉर्मूला है। अगर आपको पूछा जाए कितनी मियोसिस चाहिए, कितनी मियोसिस चाहिए या लगेगी, मियोसिस लगेगी टू फॉर्म x number of मेल गैमीट्स, x नंबर ऑफ मेल गैमीट्स। तो क्या बोलोगे बेटा, क्योंकि एक मियोसिस से 8 एक ही बार में बन जा रहा है, तो फॉर्मूला यहां से बनकर के आएगा x/8। ये फॉर्मूला होगा, ये लगा देना, आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन कराती हूं, हाउ मेनी मियोसिस आर रिक्वायर्ड to form 800 male gametes, 800 male gametes। तो अब बताओ फटाफट x/8 कर दोगे, x कितना दिया हुआ है यहाँ पर 800, 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 100 मियोसिस। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे बेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सीओटी में आ सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी मतलब ये प्रोसेस तो दिया ही हुआ है ना, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए। अगर आपको 1 का पता हो बेटा, 2 का पूछे, 4 का पूछे, 10 का पूछे, आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने 1 का पढ़ लिया है। अब इनके बारे में थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। तो आप देखो क्या लिखा हुआ है कि पॉलन ग्रेन क्या करता है बेटा, पॉलन ग्रेन, और क्योंकि माइक्रोस्पोर से बना हुआ है तो इसको कभी कभार माइक्रोस्पोर भी बोल देते हैं। ये माइटोटिकली डिवाइड करता है टू फॉर्म हाउ मेनी सेल्स बेटा, टू फॉर्म 2 सेल्स, ठीक है। एक होता है वेजिटेटिव सेल, इसकी साइज बड़ी है और इसके पास बड़ी साइज क्यों है, बिकॉज इट इज फूड रिच, ठीक है, दे हैव अबंडेंट फूड रिजर्व। और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा, बड़ा और इरेगुलर शेप, इसलिए हमने वैसा ही बनाया था।
छोटी वाली सेल का नाम होता है जनरेटिव सेल, इसकी साइज छोटी होती है और दैट इज वाई ये फ्लोट कर रही होती है किसके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, इसलिए हमने बनाया भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। और कैसा सेल शेप होता है बेटा इसका, स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। व्हाई डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस? बिकॉज फर्दर डिवीजन इसमें होगी टू फॉर्म मेल गैमीट्स, फर्दर डिवीजन होती है इसमें टू फॉर्म मेल गैमीट्स। अब एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, वो बात किससे रिलेटेड है ये देखो, एक नोट पॉइंट में लिखा हुआ है। नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है बेटा, ये देखो किस कलर से शो करें, ग्रीन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन आप डिटेल आगे पढ़ोगे बेटा। पॉलिनेशन होता क्या है बेटा, शेडिंग ऑफ अ पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन का झड़ना टेक्स प्लेस एट 2 cell stage in 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म। दैट मीन्स जब पॉलिन ग्रेन बेटा एंथर के अंदर डेवलप हो रहा होता है और एंथर के अंदर जब पॉलिन ग्रेन इस स्टेज तक पहुंच जाएगा, उसने 2 सेल बना लिया है, तभी एंथर फटेगा, पॉलिन ग्रेन बाहर आ जाएगा, उसी टाइम पर पॉलिनेशन हो जाती है। ऐसा होता है 60% एंजियोस्पर्म में। मतलब बाकी के 40 में क्या होता होगा बेटा, बाकी के 40 में जब पॉलिन ग्रेन यहां तक पहुंच जाते होंगे तब उनकी पॉलिनेशन या शेडिंग होती होगी। देखो 2 कंडीशन है हमारे पास, ये रहा हमारा एंथर बेटा, ठीक है, और एक ये केस लेते हैं, ये रहा हमारा एंथर, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हो, यहां पर मान लो पॉलिन ग्रेन बन गया, तो एंथर में पॉलिन ग्रेन बन गया, ठीक है। अब पॉलिन ग्रेन डेवलप कर रहा है, तो पॉलिन ग्रेन डेवलप जब करता है तो सबसे पहले कौन सी स्टेज बनती है, 2 cell स्टेज बनती है, ठीक है। दिस इज 2 cell स्टेज, ठीक है। और 2 cell स्टेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास अभी एक छोटी वाली सेल बन चुकी है जिसका नाम है क्या है बेटा, जनरेटिव सेल, और एक ये बड़ी वाली सेल है जिसका नाम है वेजिटेटिव सेल। जैसे ही पॉलिन ग्रेन के अंदर जनरेटिव वेजिटेटिव सेल बन जाती है, ये सब कुछ कहाँ चल रहा है बेटा, अभी एंथर के अंदर ही चल रहा है। जैसे ही 2 cell स्टेज बनेगा, एंथर फटेगा और ये पॉलिन ग्रेन उड़ जाएगा। उड़ने वाले या झड़ने वाले स्टेप को क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के बाद बेटा पॉलिन ग्रेन जाएगा कहाँ, कहीं ना कहीं तो जाके लैंड करेगा। प्रकृति का नियम क्या है, ये लैंड करता है बेटा स्टिग्मा के ऊपर, ये पढ़ाया था ना कल, यहां पर आ जाता है, इट लैंड्स ऑन स्टिग्मा, इट लैंड्स ऑन स्टिग्मा। तो ऐसा कितने प्रतिशत फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है बेटा, 2 cell स्टेज पर झड़ जाए पॉलिन ग्रेन, ऐसा 60% एंजियोस्पर्म में चलता है, ये एनसीईआरटी हमारी लिखती है। बाकी के 40% में क्या होता है, और देख लो, बाकी के 40% में बेटा बनाया माल जाकर के स्टिग्मा पे गिरेगा, ठीक है। मतलब स्टिग्मा को कोई मेहनत नहीं करनी है, स्टिग्मा पे अब कुछ नहीं होने वाला है, स्टिग्मा पर बना बनाया माल जाएगा। बना बनाया माल का मतलब क्या है, ये देखो, ये हमारा पॉलिन ग्रेन है, ठीक है, ये हमारा पॉलिन ग्रेन है, इंटाइन और एक्साइन लगी हुई है बेटा। अब ये डेवलप करेगा, डेवलप करेगा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, डेवलप करेगा तो बनाएगा हमारा 2 cell स्टेज। 2 cell स्टेज में क्या होगा, एक वेजिटेटिव सेल, सॉरी ये जनरेटिव सेल है, और बड़ी वाली सेल को नाम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। उसके बाद फिर से डिवाइड करेगा, ये फिर से डिवाइड करेगा, 3 cell स्टेज बनाएगा। 3 cell स्टेज का मतलब क्या है बेटा, 3 cell स्टेज का मतलब है 2 गैमीट्स बन जाएं, ये 2 गैमीट्स हैं, 2 गैमीट्स, ठीक है, और ये बड़ी सी सेल वेजिटेटिव सेल। जब ये 3 सेल्स बन जाती हैं, ये हमारा एंथर है, दिस इज हमारा एंथर, ठीक है, ये हमारा एंथर है। तो ये जब 3 सेल बच जाएगा बेटा, अब जाकर के इसका पॉलिनेशन होगा, अब ये झड़ेगा, मतलब एंथर से बाहर आएगा और पॉलिनेशन के बाद फिर जाकर के स्टिग्मा पर लैंड होगा। नाउ इट विल लैंड ऑन दी स्टिग्मा। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, लैंड ऑन स्टिग्मा, ठीक है। तो ये हमारी एनसीईआरटी बेटा लिखती है। क्लियर हो गया। अब देखो और क्या नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यस, in rest the generative cell divides to form 2 male gametes and pollen is shed at 3 cell stage। यही बताया। बाकी के 40% में क्या हो रहा है कि जनरेटिव सेल डिवाइड कर रही है एंथर के अंदर ही, और वहीं पर बेटा वो 2 मेल गैमीट्स बना ले रही है, वहीं पर वो 2 मेल गैमीट्स बना रही है। और मेल गैमीट्स का नेचर लिखा हुआ है बेटा, ये नॉन मोटाइल होते हैं और शेप कैसा होता है बेटा, एमीबॉइड, ठीक है। और
स्लाइटली अनइक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि एसिमेट्रिक डिवीजन हुई थी, ठीक है। शुरुआत में भी एसिमेट्रिक डिवीजन थी, जब जनरेटिव वेजिटेटिव सेल बने उसके बाद भी एसिमेट्रिक डिवीजन है, ठीक है। सच पॉलन जिसमें गेमीट्स बन गए हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज 3 सेल्ड पॉलन और मेच्योर मेल गेमिटोफाइट। ये सब हम ऑलरेडी नोट्स में लिख चुके हैं। समझ में आ गया बेटा? होता क्या है, 60% में, कहाँ गए हम, डायग्राम क्या, 60% में सिर्फ 2 सेल मतलब आधा ही पॉलन ग्रेन तैयार हुआ है, बाकी का डेवलपमेंट स्टिग्मा के ऊपर जाने के बाद होगा। मतलब ये मेल गेमीट जनरेटिव सेल का डिवाइड करना सब यहां पर होगा, बाकी में सब कुछ एंथर में हो जाता है। उसके बाद सब कुछ अपनी मम्मी के अंदर ही बन लेगा, वो बाहर आके नहीं बनेगा। सब कुछ यहाँ पर अपनी मम्मी, इसकी मम्मी क्या है, एंथर, तो एंथर के अंदर बन करके ही वो पॉलिनेट करता है, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, हमने एनसीईआरटी भी पढ़ लिया। अब आप देखना आपका सारा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक सेकेंड एक डायग्राम भी दिखा देते हैं, जैसे आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ओके, वो डायग्राम आगे पढ़ोगे। ओके ओके, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं और हम बात करेंगे कुछ पॉलन के टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है पॉलन एलर्जी। बेटा पॉलन उड़ करके हवा में आ रहा है ना, हवा ही तो इनहेल कर रहे हैं, तो कभी कभार बेटा कुछ पर्सन्स बहुत एलर्जिक होते हैं और इवन कुछ स्पीशीज के पॉलन एलर्जी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सर्दी जुकाम में बेटा बहुत लोगों को डस्ट से हो जाता है, अभी दिवाली की सफाइयाँ करते करते ना डस्ट घुस जाती है, ठीक है, एंड दैट ऑल्सो कॉजेज सर्दी जुकाम, ठीक है। तभी तो डॉक्टर क्या करते हैं बेटा, आपने देखा होगा जब सर्दी जुकाम होता है सिट्राजिन प्रोवाइड करते हैं। सिट्राजिन कोई सर्दी जुकाम वाली थोड़ी है, वो तो एंटी एलर्जिक है। दैट मीन्स डस्ट आपको एलर्जी कॉज कर रही है, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो पॉलन भी वैसा करती है बेटा। पॉलन को आप इनहेल करते हो, ले लिया पॉलन मस्त में अंदर, है ना, क्योंकि वो हवा में ही है। और कुछ स्पीशीज के पॉलन ऐसे हैं जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करके हमें बीमार कर सकते हैं। हमें अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ठीक है, यस। तो देखो पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज, स्पेशली एनिमोफिलस प्लांट। एनिमोफिलस प्लांट आगे पढ़ोगे बेटा, उन प्लांट्स को कहते हैं प्लांट्स दैट आर पॉलिनेटेड बाय विंड। मतलब जब हवा पॉलन ग्रेन्स को उड़ाती है, पॉलिनेशन कराने में मदद करती है, तब ऐसे प्लांट्स को हम एनिमोफिलस प्लांट्स कहते हैं और ऐसे पॉलिनेशन को एनिमोफिली बोलते हैं। सब पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। इनके जनरली इनके जो पॉलेंस होते हैं ऐसे प्लांट्स के बेटा, वो सीवियर एलर्जीज कॉज करते हैं और ब्रोंकियल एफ्लिक्शन मतलब ब्रोंकाइटिस में स्वेलिंग वगैरह कॉज होती है, जिसकी वजह से उनको क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं लाइक ब्रोंकाइटिस और एस्मा, ठीक है। एग्जाम्पल्स, कौन से प्लांट्स ऐसे हैं बेटा जिनके पॉलन एलर्जिक होते हैं, जो पॉलन एलर्जी कॉज कर सकते हैं, तो हमारी एनसीईआरटी में लिखे हैं, बस आपको वही याद रखने हैं। नंबर 1 इज पार्थेनियम, जिसको कैरेट ग्रास कहते हैं, इसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं बेटा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, पता नहीं कितनी स्टोरी में दम है, बिकॉज उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, है ना, जब ये वीट के साथ मिक्स होकर के एज अ कंटामिनेंट इंपोर्ट करा लिया गया था इंडिया में। तो देखो ये भी क्वेश्चन आता है कि ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कहाँ से आया बेटा पार्थेनियम। इट केम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विथ इंपोर्टेड वीट, ठीक है। और बेटा पार्थेनियम सबने देखा होगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। सिटी, अगर आप एकदम मेट्रो सिटी में रह रहे हो शायद नहीं देखा होगा, अगर आपके आसपास जैसे टाउन में हो तो खुला इलाका होता है बेटा, जंगल होती है, तो बारिशों के टाइम पे बेटा ऐसे ग्रो करते हैं ना, तुम उनको उखाड़ भी नहीं सकते। जितने तेजी से उखाड़ोगे ना बेटा, इतने इनोवेसिव है, इतना कब्जा जमाने की इनकी ताकत है ना, कि फटाफट ग्रो करते जाते हैं। छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, सबने देखा होगा, ट्रस्ट मी, गूगल इट, यू विल गेट टू नो कि मैम किसकी बात कर रही है। फटाफट गूगल करो और समझ में आ जाएगा, सबने देखा होगा, बस आपको पता नहीं होगा उसको पार्थेनियम कहते हैं। जब मैं भी स्कूल में थी, मैंने भी देखा था, बट मुझे नहीं पता था इसको पार्थेनियम कहते हैं। मैंने आई गॉट टू नो, तो दैट आई वाज वेरी अमेज्ड। तुम लोग के साथ भी ऐसा होगा, जरूर गूगल करना, तुम्हें पता चल जाएगा पार्थेनियम है क्या, ठीक है। तो ये सब जब घटना हुई थी तो कांग्रेस की सरकार थी, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी कांग्रेस ग्रास। तो पार्थेनियम हमारी इंडिया का नहीं है बेटा, गलती से मिक्स होकर के आ गया और तबाही मचा दी इसने, ठीक है। एमेरेंथस के स्पीशीज का जो पॉलन है वो भी एलर्जिक हो सकता है, चिनोपोडियम। यही 3 आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा पॉलन के प्रोडक्ट्स हम खाते हैं, क्यों? हम तो वही चीज खाएंगे ना बेटा जो रिच इन न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है। तो पॉलन इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, दैट इज वाई बेटा पॉलन के प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं सिरप्स और टैबलेट्स के फॉर्म में। आपकी एनसीईआरटी ना एक डायग्राम दिखाती है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, ये आपको टैबलेट्स दिखाई दे रहा है, ये सिरप के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको खाओ बेटा,
ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच है तो डेफिनेटली फायदा होगा। और इनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा देखा जाता है एथलीट्स में और रेस हॉर्सेस में। इनको खा के इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, ऐसा क्लेम किया गया है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, और वेस्टर्न कंट्रीज में इसका कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन कंजप्शन की वजह से इट हैज क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस, किसकी बेटा, एथलीट्स की एंड हॉर्सेस की। बेटा हमारे जैसे स्टैमिना हो तो हम कहाँ पर कुश्ती लड़ेंगे और ये सब काम करेंगे। और एथलीट्स का आपको पता है ना कितना स्टैमिना होता है। आप सोचो आप क्रिकेट कितने टाइम तक, ऐसे तुम लोग क्रिकेट के शौकीन होगे तो तुम लोग शायद फील्ड पे लगे रहोगे, ठीक है। और कोई स्पोर्ट्स हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन नहीं है, इतनी गर्मी में आप खेल सकते हो यार, ठीक है। उसके लिए डेडिकेशन तो डेफिनेटली चाहिए और स्टैमिना भी चाहिए। तो दैट इज़ वाई एथलीट्स लोग ये बाहर वाले सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज में अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है। कैसे खाओगे पॉलन, जाके सीधा फूल उठा के खा लोगे, नहीं, टैबलेट्स और सिरप्स के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है बेटा, पॉलन वाइबिलिटी, कि कब तक वो वाइबल है बेटा, कब तक वो जिंदा है कि वो जर्मिनेट कर सकता है, वो मेल गैमीट बना सकता है। क्या सालों साल? कभी नहीं। ये भी अमर है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह अमर है? नहीं बेटा, ये अमर नहीं है, इसकी भी एक लाइफ स्पैन है, इसकी भी एक वाइबिलिटी है, ठीक है। तो पॉलन वाइबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। पीरियड फॉर विच द पॉलन ग्रेन्स रिटेन्स द एबिलिटी टू जर्मिनेट, कब तक वो एबल है कि वो जर्मिनेट कर सकते हैं गैमीट बनाने के लिए, दैट पीरियड, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं वाइबिलिटी, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, द पीरियड फॉर विच द पॉलन ग्रेन्स रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट द लैंडिंग ऑन स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलन वाइबिलिटी। मान लो बेटा अगर राइस है, ठीक है, राइस का पॉलन उड़ के स्टिग्मा पे जा चुका है और अगर आधे घंटे के अंदर वो जर्मिनेट नहीं किया ना, खत्म, खल्लास, क्योंकि आधे घंटे तक ही वो एबिलिटी रखता है जर्मिनेट करने के लिए, उसके बाद वो खत्म, खराब है, वो वाइबल ही नहीं है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वाइबिलिटी। और ये हर स्पीशीज के लिए अलग होगा, जैसे राइस और व्हीट में आधे घंटे के लिए है, कुछ में महीनों के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल है और ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और ये डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पर। इसीलिए हर प्लांट का जो वाइबिलिटी है दैट इज डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलन वाइबिलिटी का पीरियड्स हमारी एनसीईआरटी क्या क्या बताती है, ये आधे घंटे के लिए या 30 मिनट्स के लिए सिर्फ वाइबल होता है फॉर राइस एंड व्हीट। राइस और व्हीट बेटा मोनोकॉट प्लांट्स हैं और इनकी जो फैमिली होती है उस फैमिली को बोलते हैं पोएसी। तो सीयूईटी के पेपर में अगर पूछा जाए कि पोएसी फैमिली का बताओ पॉलन वाइबिलिटी, राइस और व्हीट का बताओ, तो बेटा राइस और व्हीट पोएसी के अंदर आता है और आधे घंटे के लिए वाइबल है। सेवरल मंथ्स किसमें हो सकता है, लेग्यूमिनोसे। लेग्यूमिनोसे फेबेसी का पुराना नाम है बेटा, 11th क्लास में फेबेसी पढ़ा है ना, तो फेबेसी का पुराना नाम लेग्यूमिनोसे था, ठीक है। रोजे से रोज वाली फैमिली है, सोलेनेसी आपको पता है आलू वाली फैमिली है। तो इनमें सेवरल मंथ्स तक पॉलन आपका वाइबल रह सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा पॉलन से जो रिलेटेड टर्म है, ठीक है, दैट इज पॉलन बैंक्स। बेटा ऐसा नहीं है सिर्फ सेवर कह रही हूँ, जेवर मतलब सोने चांदी और डायमंड्स के ही और पैसों के ही बैंक्स होते हैं बेटा, ठीक है। पॉलन का भी बैंक हो सकता है, सीड का भी बैंक हो सकता है, ठीक है। तो बैंक आपको पता है जैसे नेचुरली हम बोलते हैं मनी के रिस्पेक्ट में, बट अगर पॉलन वर्ड लगाओ दैट मीन्स वो पॉलन का बैंक है। तो पॉलन को भी बेटा प्रिजर्व करके रख सकते हो, ठीक है, सो दैट आपको अगर किसी स्पीशीज, मान लो कोई स्पीशीज बेटा एक्सटिंक्ट होने वाली है, वो एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड मतलब पता है कि आज से 5 साल 10 साल 15 साल बाद ये गायब, ठीक है, तो तुम उसको क्या कर सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो उसके पॉलन को, उसके सीड को, ठीक है। तो जैसे तुम उनकी वो आगे जाकर के काम आ सके आपके लिए। तो पॉलन बैंक्स क्या होता है बेटा, स्टोरेज ऑफ किसका, पॉलन ग्रेन्स का फॉर ईयर्स। किसमें करते हो बेटा, लिक्विड नाइट्रोजन में। और देखो टेम्परेचर कितना है, -190 डिग्री सेंटीग्रेड, सो दैट इसको बाद में तुम इस्तेमाल कर सको प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में। प्लांट ब्रीडिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन में बेटा, सेक्सुअली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जब करोगे उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है वो भी पढ़ोगे एक चैप्टर में, ठीक है। उसको जब इतने ठंडे पर किसी चीज को प्रिजर्व करते हैं ना बता, तो उसका वर्ड क्या होता है, क्रायो, ठीक है।
क्रायो वर्ड लग जाना, समझ जाना, ठंडे, एक्सेसिव ठंडे टेम्परेचर पर, माइनस वाले टेम्परेचर पे किसी को प्रिजर्व करना। एक बार केवीसी में भी क्वेश्चन आता है, बट बड़ा जनरल वर्ड है, ठीक है। तो क्रायो लग गया, दैट मीन्स एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर में किसी को प्रिजर्व करना इन लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। और these centers for storage of pollens are called as pollen banks। तो हमने क्या किया बेटा, हमने pollen की टर्मिनोलॉजीज को कवर कर लिया है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा pollen grains के रिस्पेक्ट में, तो हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मेल पार्ट कवर है, क्योंकि हमें क्या पढ़ना था बेटा, हमें पढ़ना था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के इवेंट्स। इवेंट्स बेटा 3 होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो वी हैव स्टार्टेड विद द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री में हमें क्या पढ़ना पड़ता है बेटा, गैमीट के बारे में। तो मेल गैमीट तो पढ़ लिया, नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी टू स्टडी अबाउट फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट कैसे बनती है यार, ये पढ़ने के लिए तुम्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से शुरू करना पड़ेगा। और प्लांट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है बच्चों, ये है गाइनोशियम। तो थोड़ा सा आज गाइनोशियम के बारे में पढ़ेंगे, बाकी हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो गाइनोशियम को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसकी बेसिक यूनिट होती है पिस्टल या बोलते हो कार्पल, ठीक है। सो गाइनोशियम ये हमारी एनसीईआरटी की हेडिंग है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो गाइनोशियम क्या है बेटा, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या आप कह सकते हो फीमेल सेक्स ऑर्गन इट इज, ठीक है। हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इसको। और इसकी जो बेसिक यूनिट होती है बेटा, बेसिक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पिस्टल या कार्पल। बेसिक यूनिट का मतलब भी समझाया था बेटा, अगर हम एक ही बात करते हैं तो कार्पल कहोगे, पिस्टल कहोगे, इसके ग्रुप को हम, इसके वर्ल्ड को क्या कहते हैं, गाइनोशियम, ठीक है। अब पिस्टल और कार्पल का नंबर बेटा, इसमें जो आप पढ़ने वाले ना 11th में पढ़ चुके हो, नंबर वेरी कर सकता है। 1 कार्पल हो सकता है, 2 कार्पल हो सकते हैं, मल्टीपल कार्पल कैन बी देयर, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इफ इट कंसिस्ट सिंगल पिस्टल या कार्पल, सिंगल कार्पल भी कर सकते हो, ठीक है। एक तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। मोनो मीन्स 1, ठीक है, एक ही कार्पल है। अगर मोर देन 1 है बेटा, मोर देन वन कार्पल, तो आप बोलोगे पॉलीकार्पेलरी या बोलोगे मल्टी कार्पेलरी। मल्टी का मतलब क्या होता है बेटा, मैनी। इसके लिए एक और वर्ड लगता है बेटा, पॉली वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हो, पॉलीकार्पेलरी। पॉली का मतलब भी क्या होता है बेटा, पॉली का मतलब भी होता है मैनी, ठीक है। अब एक ही कार्पल है तो उसमें हम फ्यूजन या फ्री की बात नहीं करते हैं, बट अगर एक से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, अगर 5 है, पांचों के पांचों कार्पल हो सकता है आपस में फ्यूज्ड हो, या हो सकता है पांचों के पांचों कार्पल आपस में फ्री हो, मतलब जुड़े हुए ना हो। तो अगर मल्टी कार्पेलरी वाली कंडीशन आती है, मल्टी कार्पली कंडीशन आपकी एपोकार्पस भी हो सकती है और वो आपकी सिनकार्पस भी हो सकती है। ये भी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। एपोकार्पस में क्या होते हैं बेटा, कार्पल्स आपस में चिपके नहीं हुए होते, कार्पल्स फ्री होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिशीलिया। और 11th क्लास में बेटा आपने एक और पढ़ा होगा, 2 और पढ़े होंगे, लोटस या रोज। बेटा रोज तो देखा होगा ना, नहीं देखा है फटाफट गार्डन में जाओ, है ना, और याद करने की कोशिश करो, अभी कभी देखा है तो उसमें आपने देखा होगा सारे के सारे जो कार्पल्स हैं वो अलग अलग रहते हैं। क्यों अलग अलग रहते हैं, वो एपोकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस में क्या होता है बेटा, सारे के सारे कार्पल्स आपस में चिपके हुए होते हैं, जैसे पापावर में और गुड़हल में देखना, ठीक है। गुड़हल में तुम्हें ऐसा दिखाई देता है। गुड़हल क्या है बेटा, चाइना रोज, या आप इसको साइंटिफिकली क्या बोल सकते हो, हिबिस्कस। क्या बोल सकते हो, हिबिस्कस, ठीक है। एनसीईआरटी में डायग्राम है, आप देखो ये वाला, दिस डायग्राम आप ये देखो, इसमें एक चाइना रोज का पिस्टल दिखा रहे हैं बेटा। इसमें क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये ओवरी, और ओवरी सारे के सारे किस पे टिके हुए होते हैं बेटा, पार्ट थैलेमस पे। जो बी वाला है ना, ये देखो ये क्या दिखा रहा है बेटा, ये क्या दिखा रहा है, देखो मल्टी कार्पेलरी, बहुत सारे कार्पल्स हैं और ये सारे के सारे चिपके हैं, फ्यूज पड़े हुए हैं, ये सिन कार्पस कंडीशन दिखा रहा है, ठीक है। ये सी वाला डायग्राम क्या दिखा रहा है बेटा, ये सारे के सारे कार्पल्स हैं, पर आप देखो ये एपोकार्पस कंडीशन दिखा रहा है मिशीलिया का, ठीक है। ये मिशीलिया का डायग्राम है बेटा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मिशीलिया का डायग्राम है। और मिशीलिया में क्या दिखा रहे हैं बेटा, मल्टी कार्पेलरी और एपोकार्पस कंडीशन। देखो फ्यूजन और फ्री हमेशा ज्यादा नंबर ऑफ कार्पल के किया जाएगा, तो ये भी मल्टी कार्पेलरी है, ये भी मल्टी कार्पेलरी है। फर्क क्या है, यहाँ पर सारे के सारे कार्पल्स फ्री हैं,
तो दैट इज सिनकार्पस। और यहाँ पर सारे के सारे, सॉरी उल्टा बोल दिया, यहाँ सारे के सारे कार्पल्स फ्यूज्ड है सिनकार्पस, और मिशीलिया में सारे के सारे अलग है, तो दैट इज एपोकार्पस। क्या है बेटा ये? एपोकार्पस। ठीक है, आप और भी डायग्राम्स देख सकते हो और क्लियर करने के लिए। ठीक है, मतलब वही होता है बेटा, आप खुद देख सकते हो, बार बार आपको 11th में पढ़ाया गया होगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, बस थोड़ा रिवाइज करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये अलग यूनिट दिखाई दे रही है, ये भी एक अलग यूनिट दिखाई दे रही है, ये एक अलग यूनिट दिखाई दे रही है, ये चिपके हुए नहीं है, इसीलिए इसको फ्री कहा गया है। यहाँ पर ये देखो सारे के सारे क्या है बेटा? फ्यूज्ड है। ठीक है, इनकी ओवरी आपस में क्या है बेटा? फ्यूज्ड है, दैट इज वाई इसको क्या कहा गया है? सिनकार्पस। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो इंडिविजुअल यूनिट्स आप पहचान पा रहे हो? नहीं पहचान पा रहे हो, यहाँ पर पहचान पा रहे हो, इसलिए यहाँ पर फ्री, यहाँ पर फ्यूज्ड कार्पल। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा हम पार्ट्स ऑफ पिस्टल। पार्ट्स ऑफ पिस्टल, बट इसको पढ़ाने से पहले लेट मी ड्रॉ दी डायग्राम। वैसे डायग्राम मैंने बहुत बार ड्रॉ किया है, बट फिर भी आ जाओ। ये है हमारा स्टिग्मा, ये हमारा स्टाइल। स्टाइल में रहने का वो वाला स्टाइल नहीं है बेटा, ये स्टिग्मा स्टाइल। ये है ओवरी। ठीक है, ये क्या है? ये है ओवरी। ओवरी थोड़ा बल्बस होता है, यही ओवरी आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अंदर प्रेजेंट होता है बेटा प्लेसेंटा, और इसी प्लेसेंटा से निकलते हैं बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ओव्यूल। ठीक है, ये क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल के ही अंदर आगे जाकर के मेगा स्पोर्स बनेंगे। तो जहां पर बेटा स्पोर्स बनते हैं उनको क्या बोला जाता है? स्पोरेंजियम। क्योंकि आगे जाके मेगा स्पोर बनाएगा, इसका दूसरा नाम क्या बन जाता है बेटा? मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, ये बल्बस स्ट्रक्चर क्या है? ओवरी। और ये अंदर की जो कैविटी है इसको ओवेरियन कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओवेरियन कैविटी। अच्छा, ओव्यूल का नंबर मैंने 2 4 या 5 बना दो, इतना ही होता है? नहीं बेटा, ये भी वेरी कर सकता है। ठीक है, किसी में एक हो सकता है, किसी में बहुत सारे हो सकते हैं। अब बच्चा इसको रटता है, रटना क्यों है बेटा? पपीता में बहुत सारे सीड खाते हो ना, ये सीड कहाँ से बनते हैं? ओव्यूल से बनते हैं। दैट मीन्स अगर बहुत सारे सीड है, दैट मीन्स बहुत सारे ओव्यूल होंगे। मैंगो में एक सीड दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स एक ओव्यूल है ना, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सीड्स, दैट मीन्स ज्यादा नंबर। वाटरमेलन बहुत सारा सीड है, बहुत सारा ओव्यूल होगा। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है बेटा? स्टाइल। और यहां जहां पर आकर के लैंड होता है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्टिग्मा। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो यही 3 पार्ट्स देखो पिस्टल के यहां लिखे हुए हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आकर के लैंड करता है। स्टाइल इलोंगेटेड स्लेंडर थिन स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट होता है। जो नीचे सबसे फुला हुआ पार्ट होता है बेटा बल्ब स्ट्रक्चर, उसको हम ओवरी बोलते हैं। ठीक है, अब ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसमें एक से ज्यादा चैम्बर्स हो सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं लॉक्यूल्स। जैसे मटर के अंदर सीड दिखाई देता है, उसको खोलते हो ना तो एक ही चैम्बर के अंदर सारे के सारे सीड्स लगे होते हैं, तो एक ही लॉक्यूल है, एक ही चैम्बर है। ठीक है, अगर तुम नींबू काटते हो, नींबू में आपने देखा होगा ऐसे सेप्टा प्रेजेंट होता है, देखा है? सेप्टा प्रेजेंट होता है बेटा। नींबू तो काटा होगा बेटा गर्मी में, इतने सारे है ना, हमने देखा होगा ऐसे ऐसे लाइंस प्रेजेंट होती है ना। इवन टमाटर में भी होता है। और ऐसे भी को 2 सीड्स यहाँ पर दिखाई दे देंगी, 1 सीड्स यहाँ पर दिखाई दे देंगी, तो है तो पूरा का पूरा ओवरी ही। ठीक है, ये पूरा का पूरा ओवरी, बट उस ओवरी में बन गए हैं चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स बन गए? यहाँ पर 4 चैम्बर्स बन गए। ठीक है, तो ओवरी के अंदर एक होती है कैविटी, और उस कैविटी में कभी कभार 1 चैम्बर हो सकता है, कभी कभार 4 चैम्बर हो सकते हैं, कभी कभार 3 चैम्बर्स हो सकते हैं। उन चैम्बर्स को हम बोलते हैं लोक्यूल्स। ठीक है, प्लेसेंटा इट इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। देखो आप डायग्राम देखो, ओवेरियन कैविटी अंदर ही प्लेसेंटा है। ठीक है, इससे क्या निकलते हैं? प्लेसेंटा से क्या अराइज होते हैं बेटा? मेगा स्पोरेंजिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स। ठीक है, ओव्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पिद्दू सा बेटा हम ओव्यूल बनाते हैं ना, इसका डबल इसका रोल है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है? एन ओवरी में हैव अ सिंगल ओव्यूल। डेफिनेटली एक ओव्यूल हो सकता है, किसमें होता है बेटा? व्हीट में या राइस में और मैंगो में। और मल्टीपल ओव्यूल्स होता है पपीता में, वाटरमेलन और ऑर्किड्स में। तो रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में याद रखना, ठीक है, हम कहां से पढ़ने वाले हैं? ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर, बिकॉज ओव्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इसी में तो बेटा डिवीजन होगा, क्या बनाने के लिए? स्पोर्स बनाने के लिए। अच्छा, अभी तक डिवीजन नहीं हुआ है? अभी तक डिवीजन हुआ पढ़ा हमने नहीं, दैट मीन्स सारे के सारे 2n स्ट्रक्चर है।
नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे ओव्यूल के अंदर डिवीजन हो जाएगा, दैट मीन्स डिवीजन के बाद सारे के सारे स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड। बेटा रटना नहीं है बच्चा, अगर रटोगे तो दिक्कत आएगी प्लॉइडी में, रटना नहीं है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड एक समझना है, अभी तक सारे स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है डिप्लॉइड, जब डिवीजन हो गया उसके बाद का रिजल्ट क्या होगा, हैप्लॉइड। ठीक है, ओके आओ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है इंटाइन किसका बना होता है बेटा, तो इंटाइन बना होता है पेक्टिन और सेल्यूलोज का, जिसको हम बोलते हैं पेक्टोसेल्यूलोजिक। स्पोरोपोलिन एक्साइन का है, सिलिका नहीं बेटा, ओनली सेल्यूलोज नहीं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिन ग्रेन्स। बेटा और आपको बताना होगा कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मैडम कमेंट देखती हैं, है ना, उससे तो हमारी बातचीत हो रही है बेटा, है ना। सो select the odd one out with respect to the pollen grain. Pollen grains are rich in nutrients, सही बात. It consumption increases the performance of athletes and racehorses, सही बात. It can be stored for years in liquid nitrogen, बिल्कुल सही. Pollen grain possess non-sticky covering, नहीं बेटा, sticky covering होती है pollen kit, ये CUET के लिए बेटा ये वाली statement. इनके पास एक pollen kit होती है बेटा जो stickiness sticky material secrete करती है, so that बेटा ये मधुमक्खियों पर चिपक सके और pollination में मदद हो सके। ठीक है, तो ये स्टिकी होना चाहिए, तो गलत क्या है बेटा, यही वाली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको हमेशा एक दो एक्स्ट्रा मिलेगा सो दैट आपकी सीयूईटी की भी तैयारी हो सके। पॉलन वायबिलिटी फॉर राइस एंड व्हीट क्या होता है बेटा, फॉर 30 मिनट्स, आधे घंटे के लिए, 30 घंटे के लिए नहीं, तुम यही मार्क कर दोगे, सिर्फ 30 देख के खुश हो जाओगे, अरे देख तो लो आगे घंटे दिए हुए हैं या मिनट्स दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ रिवाइज करके आना, एनसीईआरटी की रीडिंग्स लगा के आना, और हम रीडिंग लगाएंगे एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्लास में और स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक दैट इज ओव्यूल एंड द एम्ब्रियो सैक। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।